नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्सवर्थ और उनकी जो फेमस पोएम है डैफडिल्स। जो डैफडिल्स पोएम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है और हर बार इससे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। तो चलो हम एक छोटा सा व्यू देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में। इनका जो बर्थ था 1770 में हुआ था और जो डेथ थी वो 1850 में हुई थी। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर द लॉस्ट रीडर के नाम में जाना जाता है। द लॉस्ट रीडर जो इनको नाम दिया था वो दिया था ब्राउनिंग ने। ध्यान रखना, द लॉस्ट रीडर, जो लॉस्ट रीडर के नाम से तो ये जाने जाते हैं, लेकिन जो लॉस्ट रीडर नाम दिया है वो किसने दिया था? ब्राउनिंग ने दिया था। पॉलिटिकल यूनक्स भी इन्हें बोला जाता है। पॉलिटिकल यूनक इन्हें बोला था पीबी शैली ने। क्यों बोला था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इनको हाई प्रिएस्ट ऑफ द नेचर, वर्शिपर ऑफ द नेचर भी बोला जाता है। तो ये क्या है, इनके जो नाम है वो है। उसके बाद चलते हैं अपने इनके जन्म के बारे में। जन्म इनका हुआ था कोकोमाउथ, कम्बरलैंड में हुआ था। जन्म की आपको जो ईयर्स है वो बता ही दिए हैं। 1770 में हुआ था। इनके पिता थे जो, उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर के नाम थे इनके एन कुकसन। तो देखो ये टोटल 5 भाई बहन थे और 5 भाई बहनों में एक हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे जो फेमस पोइट हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई की, तो एजुकेशन इनकी हुई थी हॉक्सशेड स्कूल में। हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल इसका पूरा नाम था। हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में इनकी एजुकेशन शुरू हुई थी। उसके बाद ये लैंकशायर में भी गए। कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद फिर इनका जो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। पोइट्री इन्होंने काफ़ी पहले लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो अपनी पोइट्री शुरू की थी वो की थी द यूरोपियन मैगज़ीन, एक मैगज़ीन आया करती थी, उसमें लिखनी शुरू की थी। और इसमें इन्होंने क्या लिखा था? सोनेट लिखा था। और ये बात है लगभग 1787 की। ध्यान रखें, 1787 को इन्होंने क्या किया था? द यूरोपियन मैगज़ीन एक मैगज़ीन थी, उसके अंदर इन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन पोइट्री लाइफ थी, जो पोइटिक लाइफ थी इनकी, कभी भी हिट नहीं रही तब तक, जैसे इन्होंने 1787 को पोइट्री लिखनी शुरू की, सोनेट्स लिखने शुरू किए। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये फ्रांस गए। फ्रांस कब गए? फर्स्ट टाइम फ्रांस गए 1790 में। अब यहाँ पे एक बहुत, और दूसरी बार ये जब फ्रांस गए तब गए 1791 में और 1792 में वापस आ गए। देखो इनकी जो लाइफ है ना फ्रांस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि यहाँ से इनकी जो पोइटिक लाइफ भी चेंज हो जाएगी। देखें क्या हुआ। फ्रांस में जब गए थे ये, तो एनिटी वेलन नाम की एक फीमेल इनसे मिली और उस फ्रेंच वुमेन के साथ इसका क्या हुआ? प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के बाद वहाँ ये रहने के बाद उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया जिसका नाम था कैरोलाइन। ध्यान रखें, उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया था। अब क्या हुआ था? एनिटी जो वेलन थी वो इसके साथ रहती थी, इनका प्रेम हो गया था लेकिन शादी नहीं हुई थी। अब इसने प्रॉमिस वगैरह किए कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूँगा, आपके साथ रहूँगा। लेकिन तभी क्या हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन भी हुई थी उसी टाइम में, उसी टाइम के बीच में। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके? क्योंकि तब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा था, तो इस वजह से वहाँ से ये वापस इंग्लैंड आ गया। अब इंग्लैंड आके इसने रहना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड आके इन्होंने रहना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से ये वापस आ गया, लेकिन एनिटी और कैरोलाइन को वहीं छोड़ आया था ये। अब फिर क्या हुआ? ये जैसे ही आगे बढ़ते गए तब इनकी जो मुलाकात हुई 1795 में एसटी कॉलरिज से। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं, एक फ्रांस की विज़िट जहाँ से इनका प्रेम उपजता है और दूसरा जो एसटी कॉलरिज से मिलना, दोनों की दोनों जो इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद में इनकी जो पोइटिक लाइफ थी उसमें चेंज आना शुरू हो गया। इन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उसमें कुछ वैराइटीज़ लेके आए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये हिट हुए। हिट भी कब हुए वो भी अपने की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? मैरिज कर ली हचिंसन से। मैरी हचिंसन से इनकी मैरिज हुई।
देखो, लेकिन मैरिज कराने से पहले ये अपने जो हमारे पोइट हैं वर्ड्सवर्थ और इनकी सिस्टर डोरोथी, दोनों के दोनों किसके पास गए थे? एन.ए.टी. वेलन के पास गए थे। जब भी उसके पास ये गए थे ना, तब क्या था कि इनकी जो बच्ची थी लगभग 8 साल की कैरोलाइन, तो उस जन्म के बाद इन्होंने उसको पहली बार देखा था कैरोलाइन को, जब वो 8 साल की, 8 या 9 साल की हो चुकी थी, और उसके साथ वो वहाँ पे घूमे भी, कुछ देर तक उसके साथ रहे भी। लेकिन वास्तव में उनका जो टारगेट था ना वहाँ पे जाना, डोरोथी का और वर्ड्सवर्थ का, वो था एन.ए.टी. को मनाना। किसके लिए मनाना? क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है वो शादी करने जा रहा है। किससे शादी करने जा रहा है? मैरी हचिंसन से। ये मैरी की स्पेलिंग RI आएगा। मैरी हचिंसन से वो क्या करने जा रहा है? शादी करने जा रहा है। इसी चीज़ को वो मनाने के लिए गए थे। अब फिर क्या हुआ? इनकी शादी तो होगी मैरी हचिंसन से, ठीक है, उसकी वो पत्नी होगी। लेकिन जो डोरोथी थी, वो ध्यान रखना, इसकी सिस्टर थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये डोरोथी और जो अपने पोइट थे वर्ड्सवर्थ, इन्होंने एक विज़िट की थी, और साथ में जो मैरी थी इनके, कहाँ चले गए थे? ये ग्रेसमियर रेडल माउंट का जो एरिया है, लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर चले गए। ये ग्रेसमियर के रेडल माउंट के एरिया के लेक डिस्ट्रिक्ट में चले गए। अब लेक डिस्ट्रिक्ट में चले गए कौन कौन? वहाँ जाके रहने लग गए ये मैरी, डोरोथी और वर्ड्सवर्थ। एक चीज़ और ध्यान दें, इनके साथ ही रॉबर्ट सोदे भी था। सोदे जो पोइट हैं अपने, वो भी इनके साथ था। और उसके बाद कोलरिज भी इनके साथ ही था वहीं पर। और वहीं पर इन्होंने क्या किया? अपनी पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। पोइट्री लिखा करते थे, एन्जॉयमेंट किया करते थे। इसीलिए ये तीनों पोइट हैं, जो सोदे है, कोलरिज है और वर्ड्सवर्थ है, ये तीनों के तीनों लेक पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे, वो 1843 में क्या बने? पोइट लॉरेट बने, मतलब शाही या राजकवि बने ये 1843 में। ऊपर बात देखी थी हमने एक पॉलिटिकल यूनक के बारे में, कि इनको पॉलिटिकल यूनक क्यों बोला जाता है। देखो, हमारे जो पी.बी. शैली है ना, वो हमेशा ही रेवोल्यूशनरी रहे हैं, क्रांतिकारी कवि रहे हैं। और इनका जो रवैया था वर्ड्सवर्थ का, जब स्टार्टिंग थी इनकी, तो इनका रवैया भी क्रांतिकारी था। लेकिन क्या हुआ? जैसे इनको पोइट लॉरेट बना दिया गया, तो इन्होंने क्या किया? जो पॉलिटिकल में आ गए, और जिसको कहते हैं ना अपने, वो पहली हो गए, वो हैं रिवोल्यूशनरी नहीं रहे, तो इनसे चिढ़ गया हमारे पी.बी. शैली। वो कहते, और उन्होंने इनको क्या शुरू कर दिया नाम? पॉलिटिकल जो यूनक है वो बोलना, यूनक है जो बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से इनको पॉलिटिकल यूनिक बोला जाता है। हम इनके फेमस वर्क की बात करते हैं, तो इनके फेमस वर्क है टीटन अबे। जो टीटन अबे है, वो एक टीटन जो प्लेस है उसके बारे में लिखा गया है, और 1798 में लिखा गया है। इसको ध्यान रखना, 1798 में हमारी एक और बड़ी फेमस पोइम का एक और जो बुक छपी थी इनकी, वो थी लिरिकल बैलड्स। तो लिरिकल बैलड्स में कोलरिज और इन दोनों ने मिलकर लिरिक्स और सॉन्ग्स लिखे थे। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलकर लिखे थे उसके अंदर। उसी के अंदर ही जो लिरिकल बैड्स है, उसी के अंदर ही जो पोएम थी, एक बड़ी ही हिट पोएम है, और लगभग मेरे हिसाब से आपको 12th या BA के सिलेबस में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। राइम ऑफ एशेंट मैरिनर्स की जो है, राइम ऑफ एशेंट मैरिनर जो पोएम है, वो आपको मिल जाएगी। वो भी लिरिकल बैलेड्स में ही छपी थी, जो कि कोलरिज ने लिखी थी। उसके बाद इनकी जो फेमस पोएम है ओड ऑन, मैं इनके बारे में, पोएम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। हमारा जो टारगेट है वो है डैफोडिल्स को करना। अगला इनका फेमस वर्क है वो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी 1802 में, द प्रिल्यूड 1850 में। और जो प्रिल्यूड था वो क्या था? टोटल 14 बुक्स में छपा था, और ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। माइकल है लंदन, और टू मिल्टन 1807, द सोलिटरी रिपर, ये भी आपने पढ़ी है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये सोनेट है, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये चीज़ें आपने सब पढ़ी हैं, लेकिन जो फेमस चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये एग्जिडिजन है 1814 में। उसके बाद अदर पोइम्स भी इनकी हिट हैं, लेकिन एक बीच में मैं एक और बात करना चाहता था आपसे, कि इनकी जो लाइफ थी ना, 1798 में तो इन्होंने लिरिकल बैलेड छपा, तो उसमें क्या है कि इनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी चल पड़ी। चलने के बाद यहीं से जो नेचर पोइट थे दोनों के दोनों, वो क्या हुआ? इंक्रीज़ होना शुरू हुए। और इसीलिए हम कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि 1787 से जो रोमांटिक एरा शुरू हो गया था, लेकिन वास्तव में वो लिरिकल बैलेड जैसे ही
पब्लिश हुआ 1798 में, तभी से ही जो रोमांटिक एज है वो शुरू हुई थी। और इसकी जो फिगर पोइट थे, जो मेन पोइट थे, वो कौन से थे? वो थे हमारे वर्ड्सवर्थ जी। अब 1798 तक भी इनको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन 1813 के बाद की जो इनकी लाइफ है ना वो पूरी तरह से चेंज होगी, क्योंकि इनकी और भी हिट पोइम जो है छपनी शुरू होगी। और वर्ड्सवर्थ का इतना नाम चल गया, इनकी जो वर्शिप ऑफ नेचर थे जैसे, तो नेचर के प्रति इनकी जो पोइट्री थी लोगों को पढ़ के बहुत आनंद हुआ, और उन्होंने क्या कर दिया, इनको रोमांटिक पोइट कहना शुरू कर दिया वर्ड्सवर्थ को। और भी इनकी प्रसिद्ध पोएम है, द थॉर्न है, गुड डे ब्लैक है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ओड टू ड्यूटी है, द इडियट बॉय, टू द कुकू, द फाउंटेन, ये इनकी क्या है अदर फेमस पोइम्स हैं। हैप्पी वॉरियर है। इनकी लूसी पोइम के बारे में आप ध्यान दें, इनकी लूसी पोइम भी काफ़ी हिट रही हैं, जैसे आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन पोइम्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, शी ड्वेल्ट अमंग untrodden ways, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उनकी लूसी पोएम है, इसका ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं हमारी पोएम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है आई वांडर्ड, ये वांडर लिख दिया भाई, ये वांडर्ड था, डी आना था यहाँ पे। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसकी जो लाइन है पहली लाइन ही है, यही ही इसका नाम थी, लेकिन बाद में इसको नाम दे दिया गया डैफडिल्स, और आज ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डैफडिल्स के नाम से हिट है। पोइम के बारे में अगर बात करें तो ये जो पोइम थी 1804 में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? टाउन एंड ग्रेसमियर है ना, जो कस्बा ग्रेसमियर का, उसके एंड में एक वुड्स था, वहीं पर इन्होंने जब देखा था तो उसी के ऊपर ये पोइम लिखी गई थी। लेकिन जो पब्लिश्ड हुई थी वो 1807 में हुई थी, ध्यान रखें इस चीज़ का, 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी, क्योंकि ये आरपीएससी में आएगी तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। किस में छपी थी? पोइम्स इन 2 वॉल्यूम नाम की एक बुक थी इनकी, जो उसमें ये पब्लिश्ड हुई थी, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। अब ये जो पोइम, ये जो थी लेक थी एक, इनलैंड लेक, मार्च का महीना था, वहाँ पे बहुत सारी जो डैफोडिल्स उगी पड़ी थी जंगल में, लेक के जो किनारे पर, वहाँ पर ये जो डैफोडिल्स उगी थी, और जब उसने इसको देखा तो वो उनके प्रति क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। गोल्डन कलर की जो इतनी डैफोडिल्स थी कि उनके प्रति ये इतना अट्रैक्ट हुआ, और इसने ये पोएम लिख दी वहाँ पे। लेकिन इसने पोएम जो लिखी थी वो इतना इंटरेस्टेड वे से नहीं लिखी थी जितनी ये हिट हुई है, बस एक चलता चलाता सा काम उसने कर दिया, चल ठीक है। लेकिन बाद में ये पोएम बहुत हिट रही। जो गो बैरो पार्क है वहाँ लिखी गई है, और ग्लैन कॉइनी जो बे है उसके पास लिखी है। अल्स वाटर प्लेस है लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेक डिस्ट्रिक्ट लिखना था, ये सिस्टर लिखा गया, लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर ये जो पोएम है लिखी गई है। चलो पढ़ते हैं पोएम को, अपने देखते हैं पोइट क्या कहता है। कहता है कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पे शुरू में ही हमें क्या मिल गया है, सिमली का यूज़ हुआ है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी हुआ है, क्लाउड को पर्सोनिफाइड किया गया है। देखते हैं कैसे। कहता है कि आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन ओवर हाई वेल्स एंड हिल्स, व्हेन आई ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, अ होस्ट गोल्डन डैफडिल्स, behind the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो ये पहला स्टैंजा है इसका, 6 लाइन्स हैं। क्या कहता है पोइट इसमें, सुने। कहता है कि आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं अकेला भटक रहा था, या मैं अकेला घूम रहा था। ठीक है, वांडर मैंने होता है वैसे तो आवारा घूमना, तो वो कहता है कि मैं यूं ही आवारा भटक रहा था, किसकी तरह से, बादल की तरह से, और अकेला था। अब कहाँ भटक रहा था? दैट फ्लोट्स ऑन ओवर हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, उस बादल की तरह भटक रहा था जो बादल ऊंचा आसमान में भटकता है। कहाँ पर? घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर, वेल्स और हिल्स के ऊपर, उसी बादल की तरह मैं भटक रहा था, अकेला था। When all at once I saw a crowd, तो क्या हुआ, भटकते भटकते तभी मेरी नज़र पड़ी, कहाँ पर? एक भीड़ पर। मैंने एक भीड़ देखी। किसकी भीड़ देखी? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स,
एक मेज़बान जो सुनहरी रंग की डैफोडिल्स थी उनको मैंने देखा, उनकी एक भीड़ देखी वहाँ पर। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, चलो मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ पूरा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। कहता मैंने उन्हें कहाँ कहाँ देखा उनको, कि मैंने सुनहरी रंग की बहुत सारी जो डैफोडिल्स देखी बिसाइड द लेक। मैंने बताया है कि लेक के पास जो लिखी गई थी। कहता कि लेक के बगल में कहाँ थी ये भीड़, लेक के बगल में और पेड़ों के नीचे थी ये भीड़। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये क्या कर रही थी, नाच रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी। फ्लटरिंग मतलब हिलना जुलना जो होता है, एक बच्चा छोटा कभी साइड में कभी आगे पीछे, झूलना जिसे बोलते हैं अपने, झूल रही थी और नाच रही थी। किसमें, हवा के अंदर। अब मैं इसका थोड़ा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कहता है कि मैं बादल की तरह आवारा घूम रहा था, घाटियों पर और पहाड़ियों पर ऊंचा तैर रहा था, और तभी मैंने एक भीड़ देखी सुनहरी डैफोडिल्स की, बिल्कुल लेक के बगल में पेड़ों के नीचे, जो क्या कर रही थी, झूल रही थी और डांस कर रही थी हवा के अंदर। उनको मैंने देखा वहाँ पर। अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया, एज का यूज़ हुआ, सॉरी एज का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे सिमली होगी। उसके बाद ये दैट फ्लोट्स ऑन, ये बादल का पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पर, कि बादल को उसने एक एज ए ह्यूमन बीइंग बताया है जो क्या कर रहा है, हवा में उड़ रहा है या हवा में घूम रहा है। उसके बाद क्राउड के नाम से यहाँ पे उसने क्या किया है, क्राउड किसको बोला है, डैफोडिल्स की क्राउड को बोला है। इनको भी ह्यूमन बीइंग की तरह वो यूज़ कर रहा है, उनके नाचने से पता चल रहा है कि ये उनको ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। दो चीज़ें पर्सोनिफाइड हो गई हैं, एक क्लाउड है और दूसरा क्या है, डैफोडिल्स है। इस तरह से पहले पैरे में यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। राइम स्कीम आप देख ही रहे हो इसकी, राइम स्कीम इसकी सी सी, इस तरह से इसकी राइम स्कीम है, ए बी और सी सी, जो इस पैराग्राफ की स्टैंजा की जो राइम स्कीम है। आगे चलते हैं अपने, आगे कहता है कि कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of bay 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। क्या कह रहा है, एक अपने बे की बात की थी, ऊपर ऊपर चलते हैं दोबारा। ये देखो, ये बे थी, वो ग्लेनकोइनी बे थी, जो उस बे के किनारे पर क्या थे, ये उगे थे। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार ये डांस कर रही हैं, और जो वो फूल हैं सुनहरी रंग के, ऐसे लग रहे हैं जैसे तारे हों, तारे चमक रहे हों। फूल हैं जो कैसे चमक रहे हैं, जैसे कि तारे चमक रहे हों। एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, और तारों की तरह से वो टिमटिमा रहे हैं, ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे कि आकाशगंगा, मिल्की वे, आकाशगंगा जिसको अपने बोलते हैं हिंदी में, कि जैसे कि क्या होता है गैलेक्सी के अंदर तारे टिमटिमाते हैं ना, उसी तरह से तारों की तरह से ही जो डैफोडिल्स है वो चमक रही है, ट्विंकलिंग कर रही है, टिमटिमा रही है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो क्या हुआ है, वहाँ पर फैली हुई हैं, इतनी अंत तक फैली हुई हैं कि उनकी जो लाइन है कभी ख़त्म ही नहीं होगी। कहाँ पर, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बिल्कुल खाड़ी के किनारे पर, कि खाड़ी बनी हुई है, जो बे बनी हुई है उसके किनारे पर दूर तक फैली हुई हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, और एक ही नज़र के अंदर मैं 10,000 की संख्या में जो डैफोडिल्स है उनको देख सकता हूँ। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने इस आश्चर्यजनक डांस के अंदर क्या कर रही हैं, अपने सिर को, जो उनके सिर हैं उनको ऊपर उछाल रही हैं। जैसे ही वो झूल रही हैं, स्विंग कर रही हैं, तो उस स्विंगिंग में क्या होता है कि उनके सिर कभी ऊपर आते हैं, मतलब जो फूल हैं ऊपर आते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो वो उनका जो डांस है वो लगातार चल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंटिन्यूज एज द स्टार्स, यहाँ पे फिर सिमली का यूज़ हुआ है। ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, कि जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं स्टार्स, कहाँ पर, मिल्की वे के बारे में। तो ये ध्यान रखें, ये भी पूछा गया है कई बार कि मिल्की वे किसका है, यहाँ पर मिल्की वे किसके लिए यूज़ कर रहा है वो, तो वो मिल्की वे जो पूरी स्ट्रेच्ड हुई पड़ी हैं वहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स, उनके लिए वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद की बात करें अपने, पॉइंट कहता है कि कहाँ पर, ये पूछा गया है वेयर आर द बेज, सॉरी वेयर आर द डैफोडिल्स, तो वो कहाँ है,
along the margin of bay। यहाँ पे बोलता है कि 10,000 saw I at a glance। तो 10,000 यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो हाइपरबोल यूज़ हुआ है, एग्जैजरेट किया गया है यहाँ पे बात को 10,000 के नाम से, तो यहाँ पे हाइपरबोल आ गया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, फिर यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑलरेडी उसने पर्सोनिफाइड कर रखा है डैफोडिल्स को, तो यहाँ पे वो हर बार उसको एज ए ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है। आगे क्या कह रहा है पोइट अगले पैराग्राफ के अंदर, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth they showed to me had brought। यहाँ पे पोइट हम देख रहे हैं क्या कह रहा है पोइट, कहता है कि द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। समझे इस बात को, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड कि पास में जो बे है या जो लेक है, लेक के अंदर जो लहरें हैं वो भी उनके साथ डांस कर रही हैं। किनके साथ? डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन उन्होंने क्या किया, किन्होंने? डैफोडिल्स ने क्या किया? जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, जो डांस कर रही चमकदार लहरें थी, उनको क्या किया? उनको आउटडिड कर दिया। देखो, आउटडिड कर दिया किनको? लहरों को आउटडिड कर दिया। किसने किया? डैफोडिल्स ने किया। आउटडिड का मतलब होता है किसी को अपने आप से बेहतर बताना, है ना, कि जो डैफोडिल्स थी उन्होंने अपने आप को बेहतर बताया। किनसे? उन लहरों से जो कि लेक के अंदर स्पार्कलिंग कर रही थी, उन लहरों से अपने आप को बेहतर बताया। कैसे बेहतर बताया? इन ग्ली, अपनी खुशी से उनको क्या किया? खुश होकर अपने डांस से अपने आप को उन्होंने बेहतर बताया। किन्होंने बेहतर बताया? डैफोडिल्स ने अपने आप को बेहतर बताया। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। देखो, उनके पास क्या था? साथ में, उनके साथ में जो वेव्स हैं वो डांस कर रही हैं। बट अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। लेकिन एक जो पोइट है वो डांस नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ खुश तो हो सकता है। इन सच अ जोकेंट कंपनी, ऐसी आनंदमय कंपनी में तो कोई भी खुश हो सकता है। एक कवि क्या कहता कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उनको देखता हूँ, देखता रहता हूँ। बट लिटिल थॉट, और जो सोच नहीं पाता कुछ, मेरे मन में बहुत ज़्यादा सोच नहीं आती, इधर उधर के विचार नहीं आते। सिर्फ क्या रहा है? डैफोडिल्स आ रही है। व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मेरे लिए वो लेके आई हैं, जो धन लेके आई हैं, ये जो मेरे लिए कीमत लेके आई हैं, वास्तव में बहुत ज़्यादा है। कौन सी कीमत? क्या चीज़ लेके आई हैं मेरे लिए? ये खुशियाँ लेके आई हैं जो, जिनको देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। वास्तव में मैं उनसे भर चुका हूँ। कहता फॉर ऑफन वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। तो ये देखिए आप क्या कह रहा है, ऊपर का पैरा देखा हमने, उसके बाद यहाँ चलते हैं अपने। कहता है कि फॉर ऑफन वैन ऑन माई काउच आई लाई, सामान्यतः जब भी मैं अपने काउच पर लेटा होता हूँ। कब लेटा होता हूँ? इन वैकेंट, या तो मैं जब बिल्कुल खाली होता हूँ तब लेटा होता हूँ, और इन पेंसिव मूड, या फिर मैं जब उदासी में होता हूँ तब लेटा होता हूँ। कभी भी, चाहे उदासी हो चाहे खाली टाइम हो, कभी भी जब मैं अपने काउच पर लेटा होता हूँ तो क्या होता है? तब ये जो डैफोडिल्स हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब ये जो डैफोडिल्स हैं एक फ्लैश आती है इनकी मेरे दिमाग के अंदर। फ्लैश मतलब इनकी याद आती है या इनकी चमक मेरे दिमाग के अंदर पड़ती है, और मैं इनको रिकॉल करता हूँ। किनको रिकॉल करता हूँ? डैफोडिल्स को रिकॉल करता हूँ। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ काउच पर, और अकेला होकर मैं क्या करता हूँ? इनको रिकॉल करता हूँ, और इनकी जो चमक है मेरे दिमाग पर पड़ती है। और इनको रिकॉल करना मेरे लिए क्या है? जो मैं अकेला वहाँ पर होता हूँ ना, वो मेरे अकेलेपन का एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि मैं क्या करता हूँ? इनको याद कर लेता हूँ अकेला होकर। एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फिल्स, और उस समय चाहे मैं खाली हूँ चाहे मैं उदासी में हूँ, मेरा जो हृदय है, मेरा है जो दिल है,
वह खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उनका डांस याद करके मेरा जो हृदय है वो भी डैफोडिल्स के साथ क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है। तो इस तरह से कवि ने ये जो हमें पोएम बताई है, इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि पोइट इसके अंदर क्या करता है, हाइपरबोल यूज़ करता है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, इसके अलावा सिमली और एग्जैजरेशन किया है। सही है, ये इनकी यही चीज़ें ये यूज़ करता है। और एलिट्रेशन भी यूज़ करता है भाई इसमें। बताता हूँ मैं कैसे। आप ऊपर चलें पोइम के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे चलते हैं तो पोइट यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए क्लाउड वर्ड से यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिमली का यूज़ कर रहा है। नीचे अगर अपने चलते हैं कंटिन्यूड एज द स्टार्स, यहाँ पर भी वो किसका यूज़ कर रहा है, सिमली का यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, तो एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बिसाइड द लेक, बी साइड बी अगर माने तो इसको है भाई, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है किसका, ब का, तो जिसकी वजह से ये क्या है, उसका जो रिपीटिशन होने की वजह से ये एलिट्रेशन है। उसके बाद एंड डांस्ड विद द डैफोडिल्स, ये भी आपने देखा है नीचे जो वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि बताया गया है कई जगह पर कि ये भी क्या है, जो है एलिट्रेशन है। डांस्ड विद द डैफोडिल्स, वेव्स डांस्ड विद द डैफोडिल्स, एक वर्ड यूज़ हुआ था यहाँ पे। तो उसमें क्या है ये बताया गया है कि यहाँ पर ये एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है। हाइपरबोल मैंने आपको बता दिया कि 10,000 वाली लाइन तो है ही है जो हाइपरबोल को बता रही है। उसके बाद वो जो क्राउड वाली लाइन है वो भी क्या करती है, हाइपरबोल को ही बता रही है। ये दोनों की दोनों जो लाइन्स हैं ये क्या कर रही हैं, इनके हाइपरबोल को बता रही हैं। 10,000 सा एट अ ग्लैंस, तो इनमें क्या है कि वो हाइपरबोल का जो यूज़ कर रहा है। उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है। किस किस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एक तो पर्सोनिफिकेशन हुआ है क्लाउड का, क्लाउड को पर्सोनिफाइड किया गया है एक चीज़। दूसरा किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, डैफोडिल्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। किसको, डैफोडिल्स को भी पर्सोनिफाइड किया गया है। और तीसरा चीज़ जो वेव्स है ना, वो भी उसके साथ में डांस कर रही हैं, उसने बताया था। जो वेव्स हैं, वेव्स को भी इन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है। तो ये तो तीन चीज़ें हैं पर्सोनिफाइड हुई हैं। वैसे तो वो हार्ट की बात भी करता है, लेकिन हार्ट बंदे के अंदर ही रहता है, इसलिए वो लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारी पोइम थी, कैसी लगी आपको पोइम? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, और साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी नया चैनल शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर आपको लगता है अगर कोई चीज़ रह गई है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो चलते टाइम, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, है ना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही क्या है कि ये जो चीज़ें हैं आगे पहुंचाई जा सकती हैं। इसी के साथ थैंक यू।